नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत एक वक्तव्य है जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने दिया है। वे कहते हैं, भाषा यादृच्छिक वाचक प्रतीकों की वह संगठना है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह दूसरे व्यक्ति या समूह से विचार विनिमय करता है। उन्होंने भाषा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। यादृच्छिक का मतलब होता है इच्छानुसार, क्योंकि जो भाषा है वो मनुष्यों ने ही बनाई है। वाचक प्रतीक जो हम बोलते हैं, ध्वनियाँ, उनकी एक संगठना है, उनको समेकित किया गया है और समेकित करके मनुष्य अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाता है। तो यह एक सटीक परिभाषा है भाषा की जो भोलानाथ तिवारी ने दी है। परीक्षा में अधिकतर पूछी जाती है, इसलिए इस पर विचार करना आवश्यक था। इसके आगे हम पढ़ते हैं ध्वनि, वर्ण और अक्षर के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ध्वनि, वर्ण और अक्षर तीनों में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो इसमें अंतर भी हम देख लेते हैं। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़, यानी यादृच्छिक वाचक प्रतीक जब उच्चारण अवयवों से उच्चरित होते हैं उन्हें ध्वनि कहते हैं। सीधा सीधा कई बार परीक्षा में इस परिभाषा को पूछ लिया जाता है और इसमें क्योंकि सभी स्वर आते हैं, सभी व्यंजन आते हैं, तो इसे कुछ लोग वर्ण बोल देते हैं, कुछ ध्वनि बोल देते हैं। यादृच्छिक वाचक प्रतीक अभी मैंने बताया था, उसमें जब हम उच्चारण अवयव का मतलब है हमारा कंठ, तालु, जीभ इत्यादि, ये हमारे उच्चारण अवयव हैं। इससे जब उच्चरित होते हैं, जब हम बोलते हैं, तब तो वह ध्वनि कहलाती है, जैसे सभी स्वर एवं व्यंजन जो हम उच्चारण करते हैं। और यदि उन्हें हम लिखित रूप में प्रस्तुत कर देते हैं तो वे वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण भी देखो, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, जैसे सभी स्वर एवं व्यंजन। यहाँ वर्णन नहीं है, वर्ण है। तो जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करें तो वो ध्वनि में शामिल हो जाते हैं, और यदि हम उसको लिखित रूप में लिखें तो वह वर्ण की श्रेणी में आ जाते हैं। इसी तरह से हम अक्षर देखते हैं जिसका क्षय नहीं होता, यानी जिसका हम खंड नहीं कर सकते। इसमें भी सारे वर्ण शामिल हो जाते हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा अंतर है। जैसे हमने कहा आ, ये एक ही हमारे हवा के एक ही झोंके के साथ ये उच्चरित होता है, इसलिए इसके खंड नहीं किए जा सकते, तो इसे भी हम अक्षर की श्रेणी में लेते हैं। इस तरह से ध्वनि यानी जो हम उच्चारण करते हैं, वर्ण यानी जो उसका लिखित रूप है, और अक्षर यानी जो एक ही हवा के, हमारे आवाज़ से एक ही हवा के झोंके के साथ निकलता है और जिसका हम क्षय नहीं कर सकते, जिसका क्षय नहीं होता। आगे देखें, कुछ प्रश्न जो के त्यों परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं जिसमें विद्यार्थी भ्रमित होते हैं, तो उन्हें मैंने इसमें शामिल किया है, उन विशेष बिंदुओं को। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हम वर्ण को कहेंगे। लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो भी वर्ण। लेकिन यदि पूछा जाए उच्चारण की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो ध्वनि होती है। इसी तरह सबसे पहले कौन से वर्ण की उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले अवर्ण की उत्पत्ति हुई। किसी भी व्यंजन में यदि कोई मात्रा न हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि उसमें अ अवश्य है। जैसे मैं कहूँ क, यदि ये क बोला जा रहा है तो इसमें अ अवश्य मिला हुआ है। यदि मैं इसमें से अ को निकाल लेते हैं, यदि हम इसमें से ए को निकाल लेते हैं तो इसके नीचे हलंत आ जाएगा, यानी ये आधा हो जाएगा। तो
तो इस प्रकार से यदि हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करें या लिखें, यदि उसमें अलंत नहीं है तो इसका मतलब उसमें अ वर्ण तो अवश्य है। बाकी मात्राएं तो सीधी सीधी नजर आ जाती है। स्वर रहित व्यंजन आधे माने जाते हैं, यानी अभी अभी मैंने समझाया स्वर रहित व्यंजन कौन से होते हैं, जिनके नीचे हलंत लगा होता है, जैसे कै, ख। इनको हम उच्चारित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि व्यंजन जो है वो स्वर के साथ ही बोले जाते हैं। जब इनमें स्वर समाहित हो जाते हैं उसके बाद ही ये उच्चारण में काम में आते हैं, वैसे ये आधे माने जाते हैं। अर्थ की दृष्टि से हम देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहे जाएंगे, क्योंकि वर्णों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। यदि हम कै अकेला बोले, कै का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यदि हम इसी को कमल कहें तो कमल का अर्थ निकलता है। तो अर्थ की दृष्टि से यदि हम देखें तो सबसे छोटी इकाई शब्द होते हैं और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होते हैं, क्योंकि वाक्य से हम पूरा अर्थ समझ लेते हैं। अब हम वर्णमाला शुरू करते हैं। भाषा के मूल वर्णों का क्रमबद्ध, क्या होती है वर्णमाला की मूल वर्ण है, उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप है। क्रम से है, जैसे हम ए आ ई क्रम से पढ़ते हैं, और व्यवस्थित रूप से पढ़ते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। और ये वर्णमाला या वर्णों या ध्वनियों को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ये वर्णों में भी है और ये ध्वनियों में भी है, अभी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम स्वरों का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वर होते क्या हैं। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा बिना अवरोध निर्बाध रूप से मुख विवर से बाहर निकल जाती है। मुख विवर यानी मुख से बाहर बिना किसी रोक टोक के निकल जाती है, तो वह स्वर ध्वनियाँ कहलाती है। इसमें कोई भी उच्चारण अवयव आपस में स्पर्श नहीं करते। उच्चारण अवयव अभी मैंने बताया था, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, सभी हम आगे और इसको विस्तारित रूप से देखेंगे। तो कहीं भी ये आपस में स्पर्श नहीं करते। आप बोल के देख लीजिए, ए आ ई ऊ री में ज़रूर आपके होता है, लेकिन क्योंकि हम उच्चारण इसका गलत करते हैं इसलिए ये मूर्धा से जाकर के टकराती है। ए ऐ ओ कहीं भी ये स्पर्श नहीं करते। स्वरों की संख्या 11 होती है। याद रखिएगा, स्वरों की संख्या 11 होती है। कई लोग अंग हैं करके 13 कर देते हैं, तो वो नहीं है स्वरों में शामिल। अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये 11 स्वर हैं जो आपको सामने बताए हुए हैं। देखिए, मानक हिंदी में जो देवनागरी लिपि का रूप है, जो हमारे मानक रूप बताया गया है, वो इस प्रकार है। ये देखिए, ये 11 तो ये स्वर दे रखे हैं और ये इनकी मात्राएं हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ये खड़ा डंडा आ की मात्रा है। ये ई और ई, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये री की है। ए ऐ ओ औ, ये मानक हिंदी का रूप है। इसके अलावा स्वर जब हम पढ़ते हैं तो एक आता है ये बिंदी वाला रूप, ये अनुस्वार कहलाता है। जैसे हम पढ़ते हैं अंश, अंदेशा, संपदा, हंस, इसमें ये नाक से निकलता है। इसी तरह से अनुनासिक जो चंद्र बिंदु हम कहते हैं, वास्तव में ये चंद्र बिंदु नहीं है। चंद्र तो पूरा चंद्र होना चाहिए, लेकिन ये अर्ध चंद्र बिंदु है। इसे हम अर्ध चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे हंसना, धुआं, चांद। इसके अलावा एक आता है विसर्ग, जिसमें ये 2 बिंदु नजर आते हैं। ये है की तरह उच्चारित होता है। अधः गति, दुख, मनः स्थिति, इस तरह से ये मानक हिंदी का रूप है जो देवनागरी लिपि में प्रस्तावित है।
अब हम इनकी मात्राओं में कई बार बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ कर देते हैं। शब्द शुद्धि में हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये मात्राओं को देख लेते हैं। छोटी ई और बड़ी ई में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ए की तो कोई मात्रा नहीं होती, हम पहचान जाते हैं। आ में किसी तरह की कोई भ्रमित करने वाली स्थिति होती नहीं है। जैसे हम छोटी ई लिखते हैं और बड़ी ई लिखते हैं, यदि हमारा उच्चारण गलत है तो हम शब्द भी गलत लिखते हैं। जैसे आप देखिए, दीवाली, अब इसको कई लोग इस तरह से लिख देते हैं, ये गलत है। हम उच्चारित करके देखें, दिवाली। छोटी ई में समय कम लगता है और बड़ी ई को बोलने में थोड़ा सा समय अधिक लगता है। इसी तरह से दीपावली, ज़्यादातर बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, दीपावली लिख देते हैं, जबकि इसमें बड़ी ई की मात्रा आती है, दीपावली, दीपावली, क्योंकि उच्चारण गलत किया तो लिखा भी गलत। इसी तरह से ऊ और ऊ में देखो आप, ज़्यादातर हम लिख देते हैं ऊर्जा, क्योंकि बोलते जल्दी जल्दी है ना, तो उच्चारण गलत है, लेकिन ये बोला जाता है ऊर्जा। सबसे ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे, उषा लिख देते हैं, क्योंकि बोला ही ऐसे, उषा नहीं होता, उषा होता है। इस तरह से छोटे ऊ और बड़े ऊ में भी गलतियां होती रहती हैं। इसके बाद देखो ए और आई, जैसे केकई, बोलने में केकई आता है, लेकिन केकई नहीं होता है, ये कई कई होता है। क्यों? क्योंकि के और कई, के तो हम बोलते हैं के, और ये जो आई है इसको ऐसे आई ऐसे उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण यदि हमारा सही है तो भाषा हमारी सही हो जाती है। आगे देखो, ओ और औ में भी गड़बड़ करते हैं, जो परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। देखो, शब्द है त्योहार, ऐसे त्योहार लिख देते हैं, क्योंकि त्योहार बोलते हैं, ओ और औ में कोई अंतर ही नहीं करते, जबकि ये होता है त्योहार। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में भी ये पूछा गया है। इस तरह से आपने देखा कि मात्राएं किस प्रकार बोली जाती है, ई, उ, ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो इस तरह से यदि हम उच्चारण सही करेंगे तो हमारे शब्द भी सही होंगे। आज हमने वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों का अध्ययन किया था। अगली बार हम व्यंजन को भी इसी तरह से देखेंगे और शुद्ध रूप उनका समझेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।